अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन की एक चीज स्किप हो गई थी, वो मुझे लगा मैंने बता दी है, लेकिन फिर किसी ने कहा कि मैंने नहीं बताई। मैंने हर चैप्टर में आपको साथ साथ थोड़ी चीजें, ज्यादा नहीं है, हर चैप्टर में आईकैप की बुक से वो चीजें बता दिया करूंगा जो आपने थ्योरेटिकली खुद याद करनी है। वैसे तो कॉस्ट का सारा पेपर न्यूमेरिकल है और कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल हो सकता है, लेकिन वो भी कॉन्सेप्चुअल। जैसे एक दफा सवाल किया था, उसमें पूछा हुआ था कि क्या क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं कि कॉस्ट ज्यादा हो एनआरवी कम हो, तो उसमें रट्टे वाली बात तो नहीं है। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप याद कर लें तो अच्छा है। अगर पूछी जाए तो अपने पास से नहीं लिख पाएंगे आप, तो वो कुछ ही हैं जो मैं आपको साथ साथ बता दिया करूंगा। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन आईकैप की बुक चैप्टर 1, ये आईकैप की बुक का बताया करूंगा। और उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप ना वो आईकैप की बुक वेबसाइट से डाउनलोड करना, और जो पेज बताया होगा उससे वो थ्योरी की चीजें थोड़ी सी होंगी, वो देख के तो अपने पास कहीं किसी रजिस्टर पे साथ साथ लिखते जाना, कहीं अलग इकट्ठे करके, रोज के लेक्चर्स में नहीं, कहीं अलग से। उसका फायदा ये होगा कि एंड पे आपको ये भी पता होगा कि थ्योरी की चीजें क्या क्या बताएंगी, और जो जो चीजें आपने देख के लिखी होंगी थोड़ी बहुत वहीं याद हो गई होंगी। तो इसलिए, क्योंकि आखिर में ना सब स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं सर ने थ्योरी कौन कौन सी बताई थी, तो इसलिए बेहतर है कि आप साथ साथ उसको देख के कहीं रजिस्टर पे इकट्ठे करते रहना, लिखते रहना हाथ से। तो हैं जी, क्या जी? देखिए पैक की बुक में है कि नहीं है, हो सकता है हो कुछ चीजें, हो सकता है ना हो सकता है सेम कॉपी हुई हो। मैं बता आईकैप की बुक से रहा करूंगा, क्योंकि सब लोग के पास नहीं है ना पैक की बुक, लेकिन आईकैप की बुक तो सबके पास एक्सेस अवेलेबल है, खरीदने को नहीं कह रहा, एक्सेस अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आपको वहां से पेज नंबर बता दिया करूंगा, आप देख लेना, अगर वो जिन जिन के पास पैक की बुक हो उसमें लिखा हुआ तो ठीक है। आईकैप की बुक चैप्टर 1 पेज 11 और 12, ये 11 के एंड से शुरू हो रहा है, को 3.11 के एंड पे है, और मुश्किल से आधा पेज 12 है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फाइफो के और एफको के, आईकैप की बुक में पेज 11 और 12, एक पेज भी नहीं बनता, ये थोड़ा सा बनता है बस। फाइफो और एफको के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, दो दो पॉइंट्स हैं, ये आपने करने हैं याद। बस इन्वेंटरी वैल्यूएशन में बस इतना ही है, बाकी भी जिस चैप्टर में आया करेगा तो बता दिया करूंगा। एक सवाल दिया था जो डिस्कस नहीं हो गया, मैंने होमवर्क दिया था लेकिन फिर डिस्कस नहीं हुआ अगली क्लास में, वो पता नहीं किसी ने पूछा नहीं होगा, शायद स्किप हो गया। मेहनती लिमिटेड का कितने लोगों ने किया था ट्राई, सच्ची सच्ची? ठीक, बाकियों को क्या मसला था? सवाल दोबारा, किस किसने नहीं किया मेहनती लिमिटेड वाला, किस किसने नहीं किया? ये दोनों हाथ ऐड करूं तो टोटल नहीं बनते। इधर से काफी सारे लोगों ने दोनों दफा हाथ नहीं उठाए, इधर से भी नहीं उठाए। मैंने मेहनती लिमिटेड के नाम से एक सवाल दिया था, खुद सवाल भी दिया था, उसका सोल्यूशन भी दिया था। पार्ट ए सिंपल वैल्यूएशन का सवाल था, और जैसे पहले सवाल करते हैं वैसा सही सवाल था। और पार्ट बी मैंने कहा था ट्राई करिएगा, खुद सोच के पहले, फिर सोल्यूशन देके समझिएगा। तो अगर किया है किसी ने तो कर लेता हूं बात, नहीं किया तो बस हो गया। किया है। वैल्यूएशन वाले में एक सवाल हो सकता है किसी का कि जो अच्छे यूनिट्स हैं उनकी तो एनआरवी बताई नहीं, तो नॉर्मली एनआरवी ज्यादा ही होती है, बिजनेस प्रॉफिट करने के लिए बना है ना, तो नॉर्मली ज्यादा ही होती है एनआरवी। वो तो कभी किसी की कम आ जाए तो आ जाए, वरना एनआरवी ज्यादा ही होती है। तो नॉर्मल यूनिट्स की एनआरवी यकीनन ज्यादा ही होनी थी, इसलिए नहीं बताई। पार्ट ए में इसके अलावा और आपने पूछना है तो पूछे, जिन्होंने किया है सवाल, कुछ नहीं पूछना है जी, ठीक है। पार्ट बी, हाँ नहीं, अब पूरा सवाल पढ़ लिया और आपको आखिरी पॉइंट में जाके पता चला कि ऊपर एक चीज गलत लिखी हुई है, तो आप तो सही सवाल सॉल्व करेंगे ना। उसने आपको जो डाटा दिया है ऊपर वो गलत है, तो आप तो सही वाला ही सॉल्व करेंगे। नहीं नहीं, आप तो सही, आप तो एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, आपको कहा ये टूटा फूटा डाटा देख लो उसमें कोई गलतियां हो गई हमसे, तो आप तो सही वाला ही सवाल सॉल्व करेंगे।
जिन्होंने सवाल नहीं किया उनमें से किस किसने करना ही नहीं है? ये सवाल किस किसने नहीं करना? हाँ जी, उठा लो हाथ, थोड़ा सा तो उठा ही लिया था, उठा लो। हाँ जी, नहीं करना? अगर इसका पार्ट भी डिस्कस करना है तो ये कल सबने किया हो, नहीं तो बस जिसने इंडिविजुअली पूछना होगा वो पूछ लेना, मेरी तरफ से हो गया। अगर करना है जिन्होंने वो कल कराइए सवाल को, और जिन्होंने कर लिया हुआ है वो दोबारा दिखाइए, क्योंकि 4 दिन में भूल गए होंगे, तो वो इसको दोबारा दिखाइए। कल मैं डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन अगर नहीं करना सवाल तो मेरी तरफ से हो गया। OAR कैलकुलेट किया था कल, और फार्मूले की हद तक OAR हो गया, OAR बता भी दिया, हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं साल के शुरू में। अब क्या ये इतना आसान एक ही सवाल सिंपल डाटा होगा? नहीं, इसमें मसाइल डाल लेते हैं, हम कॉम्प्लिकेशंस बना लेते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ OAR, मसाइल डाल लेते हैं जी। अब अच्छा, इनमें ना मसाइल डालने से पहले मैं आपको एक डिपार्टमेंट्स का इंट्रोडक्शन दे दूं। एक फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। क्या बना लें इस फैक्ट्री में? क्या बना लें? हैं? चावल बना लें? है कोई आसान चीज बताएं यार। हाँ जी, क्या हुआ? समझ नहीं आता जी, क्या कह रहे हैं बेटा? यार ठीक ठाक तो था पहले, चेंज किया है कुछ इसको? ये मसला है, स्क्रीन नहीं नजर आ रही सही? तो बोलना, आप लोगों से पूछ रहा हूं ना यार। हाँ भाई, क्या बना ले फैक्ट्री में? पेपर बना ले, चलो लेदर जैकेट बना लेते हैं। लेदर जैकेट बना लेते हैं। अच्छा, फैक्ट्री में एक ही मशीन होगी, उसमें एक तरफ से चमड़ा डालेंगे तो लेदर जैकेट बन के बाहर आ जाएगी। डिफरेंट तरह की ना स्पेशलाइज्ड मशीन होंगी। अच्छा, ना आपकी लेदर फैक्ट्री है ना मेरी है, ना मुझे पता कैसे बनता है ना आपको पता कैसे बनता है, बस एम ही बना लेते हैं। हो सकता है कि एक टाइप ऑफ मशीनरी हो जिसमें इन लेदर शीट्स की कटिंग होती हो, तो उस डिपार्टमेंट में ना बहुत सारी मशीनें होंगी जो बस कटिंग मशीनें ही होंगी, क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटीज बन रही होती होंगी। फिर एक अलग सेट ऑफ मशीन होंगी जहां पर इन पीसेस को फिर सी रहे होंगे। वो सारी मशीनरी इसी तरह की होगी, इसको स्टिचिंग डिपार्टमेंट कह लेते हैं। फिर यहां से जैकेट सिलने के बाद अब इसमें जिप लगनी है, इसमें बटन लगने हैं, इसकी पॉलिश होनी है, तो इसको कह लेते हैं फिनिशिंग। और इससे फिर जैकेट बन गई जो कि फिनिश गुड है। इस फैक्ट्री में मुख्तलिफ तरह की मशीनरीज हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी, तो उसके लिए वर्कर्स भी उसी के खास एक्सपर्ट्स होते होंगे। तो इसी तरह हर फंक्शन का अलग डिपार्टमेंट होता है। फैक्ट्री में इन डिपार्टमेंट्स के अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे जो इनकी सपोर्ट के लिए होंगे। जैसे हो सकता है कि एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, इनकी जिंदगी का मकसद, हाँ जी, जो सारी मशीनरीज हैं उनकी रिपेयर मेंटेनेंस मैनेज करना होगा। इसमें हो सकता है एक सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट हो, इनका काम क्या होगा? सिक्योरिटी। सारे डिपार्टमेंट्स में मशीनों की, वर्कर्स की, इसको QHSE भी चलो कह सकता हूं, क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी। इस सारी फैक्ट्री में मैंने मिसाल में 5 डिपार्टमेंट्स रखे हैं। प्रोडक्शन किन डिपार्टमेंट्स में हो रही है? ये ऊपर वाले 3 में। इनको कहते हैं, ये जो काले काले डिपार्टमेंट्स हैं इनको कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। और मैं इनको प्यार से अब PD कहा करूंगा, PD। और ये जो नीले नीले डिपार्टमेंट्स हैं ये कहलाते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स, इनको कहा करेंगे अब SD। तो फैक्ट्री में 2 तरह के डिपार्टमेंट्स हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स, PDs और SDs। इस सारी फैक्ट्री में जो खर्चे आ रहे हैं वो 3 हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। हम चैप्टर इस वक्त FOH वाला पढ़ रहे हैं, तो मटेरियल लेबर को छोड़ के मैं सिर्फ FOH की बात कर रहा हूं। इस पूरी फैक्ट्री में जितने ओवरहेड्स हैं, क्या ये ज्यादा बेहतर है बिजनेस के लिए कि उनको ये पता चल जाए कि एक जैकेट बनाने में कितने रुपए के FOH लगते हैं,
या ये ज्यादा बेहतर है कि एक जैकेट बनाने में कटिंग डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होता है, स्टिचिंग में कितना खर्चा होता है और फिनिशिंग में कितना होता है, अलग अलग पता लगना ज्यादा बेहतर है या पूरी फैक्ट्री का एक ही? अलग अलग पता लगना ज्यादा बेहतर है। तो बिजनेस की कोशिश ये होती है कि सेपरेट OAR निकाले, कोई ना कोई इस डिपार्टमेंट से जो रेलेवेंट अप्रोप्रिएट बेस है। अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट चूंकि पीडी से गुजर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि हर पीडी का अलग अलग हो यार, क्योंकि प्रोडक्ट पीडी से गुजरना है, यहां से तो प्रोडक्ट नहीं गुजरना है, प्रोडक्ट पीडीज में से गुजरेगा, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो पीडीज है। तो प्रोडक्ट ने चूंकि पीडी से गुजरना है, इसलिए हर पीडी का अलग अलग OAR निकलता है। और ये जो मैंने बात लिखी है यूजिंग एनी बेस अप्रोप्रिएट फॉर दैट डिपार्टमेंट, इसका मतलब है हो सकता है यहां पर OAR पर मशीन आर ज्यादा बेहतर हो सकता है यहां पर लेबर आर ज्यादा बेहतर हो। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना बेस हो सकता है। तो ज्यादा बेहतर यह है कि हर पीडी का अलग अलग OAR कैलकुलेट होता है। अच्छा, ये जो एसडीज हैं ये भी कोई पराये तो नहीं है तो इसी फैक्ट्री के, इनका भी कुछ करना है। चलो यहां से मिसाल बदलता हूं, एक बारात जानी है और बड़ी बस नहीं कर रहे, गाड़ियों गाड़ियों में ही जानी है सारी सवारियां। अब एक शहर में 5 फैमिलीज हैं, 5 घर हैं इनफैक्ट, उनमें से 3 के पास गाड़ियां हैं, उबर शुबर करीम शरीम कोई सिस्टम नहीं है। तो 5 हैं घर, गाड़ियां 3 के पास हैं, तो क्या करें, कैसे जाए बारात है? हाँ जी, घर 5 हैं, गाड़ियां 3 के पास हैं, तो वो गाड़ियों के पीछे भागते हुए आ जाए पीछे, हैं जी। वो जो बाकी 2 घर वाले हैं उनको किसी तरह इन 3 गाड़ियों में एडजस्ट कर दें। अब ये भी एक साइंस है कि किस गाड़ी में किसको एडजस्ट करना है, मतलब खाला और फुप्पो को गाड़ी में एडजस्ट नहीं कर देना। तो ये एक साइंस है, लेकिन चूंकि वो भी 2 घर हैं इसी बारात का हिस्सा, तो उनको इन 3 गाड़ियों में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 गाड़ियां हैं, लेकिन ये भी मेहमान इसी घर के ही हैं, तो इनको भी लेके तो जाना ही है, तो इनकी सवारियों को भी इन्हीं की गाड़ियों में एडजस्ट करेंगे। तो बेशक OAR हर पीडी का निकालना है, लेकिन उनकी गाड़ियों के अंदर इनकी सवारियां भी एडजस्ट होंगी, और यही काम है जो आज आपको सिखाने लगा। उस है जी, यही काम है जो आज आपको सिखाने लगा। फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट्स पीडीज कहे मैंने, 2 डिपार्टमेंट एसडीज कहे हैं। पीडीज में चूंकि प्रोडक्शन हो रही है, जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट तक, वो इन पीडीज में से गुजर रहा है, इसलिए हर पीडी का अलग अलग OAR निकलेगा। लेकिन उस OAR का मकसद क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में सारे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर देना ना, कल जो चीज समझाई थी, तो ये भी तो उस फैक्ट्री का ही हिस्सा है। तो OAR तो निकलना है हर पीडी का अलग अलग, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन डिपार्टमेंट्स की सवारियों को भी उन्हीं में ही किसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि सारे फैक्ट्री के खर्चे किसी तरह प्रोडक्ट की कॉस्ट तक पहुंच जाएं। अब इनको इनमें कैसे एडजस्ट करना है ये सीखना है इसके अंदर जी। क्या जी? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट यहां से गुजर नहीं रहा ना, प्रोडक्ट यहां से गुजर रहा है। तो प्रोडक्ट जब यहां से गुजर रहा है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर हम हर डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं कि जिस जिस डिपार्टमेंट से वो होके आ रहा है वो कितना कॉस्ट उसमें ऐड कर रहा है। तो यहां से तो प्रोडक्ट होके आ ही नहीं रहा, इसलिए OAR तो हर पीडी का निकलेगा। बस इतना लिख लें, बाकी फिर मैं इसको और ये कैसे करना है काम वो सिखाता हूं।
अच्छा, बाय डिफॉल्ट तो हर पीडी का अलग अलग ओआर ही निकलता है, बाय डिफॉल्ट तो यही है। लेकिन हो सकता है, सवाल वाला कह दे, हो सकता है मैनेजमेंट में यूज अ सिंगल फैक्ट्री वाइड ओएआर। ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट हर पीडी का अलग अलग ओआर की बजाय पूरी फैक्ट्री का एक ओआर निकाले। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं करने वाला, सारी फनकारियां तो हैं ही यहीं जब डिपार्टमेंट्स में खर्चे बांटने होंगे। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट से मेरे कहने के मतलब यह है कि आपको सवाल दिया हो जिसमें 4-5 डिपार्टमेंट्स हो और कहा हो कैलकुलेट ओआर, बस कैलकुलेट ओआर, दैट्स इट। तो फिर हर पीडी का अलग अलग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर पीडी का ओआर निकलेगा। वैसे कह रहा हूं कि मैनेजमेंट हो सकता है कि फैक्ट्री वाइड एक ही ओआर यूज करे, हो सकता है, मतलब ये बात आप समझे नॉलेज के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाय डिफॉल्ट ये कि हर पीडी का अलग अलग ओआर निकलता है। अब इसमें क्या क्या मसले होंगे, ये एसडीज और पीडीज और इनको कैसे संभालना है, इसको मैं बांट रहा हूं केसेस में। एक केस बना लेते हैं, ये जो सारी बातें पढ़ाने लगा ना उसको मैंने केसेस में बांटा हुआ है। एक केस बना लेते हैं कि एक ही प्रोडक्ट है बिजनेस का, एक ही प्रोडक्ट है बिजनेस का, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे भी आऊंगा। तो एक केस बना लेते हैं कि बिजनेस के पास एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है जो मुख्तलिफ पीडी से गुजरता है। अगर हर पीडी का ओआर निकालना है तो हर पीडी के लिए अलग अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा और हर पीडी का अलग अलग न्यूमिनेटर होगा, न्यूमिनेटर। तो हर पीडी का अलग अलग न्यूमिनेटर होगा, यानी हर पीडी के अलग अलग ओवरहेड्स पता होंगे। अब हर पीडी के अलग अलग ओवरहेड्स पता भी हो सकते हैं, जैसे स्टिचिंग डिपार्टमेंट में जो उस डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनकी सैलरीज, उस डिपार्टमेंट की अपनी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, उस डिपार्टमेंट में यूज होने वाला कोई खास मटेरियल, इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं, ये तो उस डिपार्टमेंट का खर्चा है। लेकिन फैक्ट्री रेंट किसका है? फैक्ट्री रेंट वो तो सबका है। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी वो सबकी है। तो अगर हर पीडी का ओएआर निकालना है तो फिर सारे ओवरहेड्स हर पीडी के अलग अलग पता चलने चाहिए, लेकिन सब अलग अलग नहीं पता होते। तो स्टेप्स में पहला स्टेप ये होगा जिसको कहते हैं एलोकेशन। एलोकेशन भी कह सकते हैं, अपोर्शनमेंट भी कह सकते हैं। ये जो मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं ना, ये आपको अगर समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। मैंने आपको भी टेबल में सवाल करना सिखाना है, वो जैसे करना है ये वो लिख रहा हूं। तो अगर ये अंग्रेजी नहीं भी समझ आती तो जब अभी करके दिखाऊंगा सवाल तो आ जाएगी बात समझ। पहला काम होगा अपोर्शनमेंट या एलोकेशन, और वो ये होगा कि सारे के सारे कॉमन खर्चे, बल्कि नहीं सॉरी, इसमें एक होगी प्राइमरी अपोर्शनमेंट। पहले प्राइमरी अपोर्शनमेंट करता हूं। प्राइमरी अपोर्शनमेंट ये है कि सारे के सारे जो कॉमन खर्चे हैं, यानी फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, सारे के सारे कॉमन खर्चे आर अपोर्शनड टू सारे डिपार्टमेंट्स, और सारे मतलब पीडीज भी और एसडीज भी। और जब खर्चा बांटते हैं किसी में तो किसी ना किसी रेशो में बांटते हैं, यूजिंग एनी रीजनेबल रेशो। और इस उम्मत को रेशो में बांटना आता है। कोई खर्चा रेशो में बांटना हो तो बांट लेते हैं। फिर उसके बाद
सारे के सारे कॉमन खर्चे अब बट गए पीडीज में और एसडीज में। अब अगला काम ये करना है कि एसडीज की सवारियां पीडीज की गाड़ी में बिठानी है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। इसी में आगे चल रहा हूं। सारे एसडीज में खर्चे आ गए। अब हम सारे खर्चे एसडीज के अपोर्शन कर देंगे पीडीज को। कोई ना कोई इसके लिए भी रेशो होगी, और ये जो रेशो होगी, कौन सी रेशो यूज करनी है, ये चीज प्रैक्टिस से होगी बेहतर। अब सारे खर्चे पीडीज में आ चुके हुए हैं, तो बस अगला काम कैलकुलेट OAR फॉर ईच पीडी। अब हर पीडी का अलग अलग OAR कैलकुलेट हो जाएगा। और एग्जांपल्स आएंगे, अभी सवाल ही सवाल करने हैं इसके। अच्छा, ये हेडिंग नहीं है, बस हो गई बात पूरी। वो स्टेप 2 हो गया। हो यार, कैलकुलेट कर लें, बस कर लें। ये जो डिपार्टमेंट्स में कैलकुलेशंस हैं, टेबल की शक्ल पे बताऊंगा। इसको मैंने केसेस में बांटा हुआ है। पहला केस मैंने बनाया कि बिजनेस का एक ही प्रोडक्ट है, वही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होके गुजर रहा है। अब इसी में आगे चल रहा हूं, लेकिन सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के आगे फिर कुछ और मसाइल हैं। यानी केस 1 में सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के आगे फिर केसेस हैं, और केसेस ही केसेस हैं। और ये सारी चीजें सी बांटी होती हैं कि स्ट्रक्चर चले, ये बता दूं। तो अब सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट की डिटेल करते हैं। और ये जो अंग्रेजी लिखी है ना, ये भी सब करके दिखा दूंगा, समझ आ जाएगी। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट की डिटेल में आ गया हूं मैं, इसी के अंदर हूं, यही चल रहा है। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट की डिटेल करते हैं। और सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट की डिटेल में मैंने आगे 3 मसले और बनाए हुए हैं, तो इनको कह देते हैं मसला नंबर 1। और वो ये है कि एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट टू पीडीज ओनली। क्या मतलब लगता है इससे? चले, इसका मतलब समझ नहीं आता, तो उसका मतलब ये है कि एसडीज डू नॉट सपोर्ट अदर एसडीज। ये मतलब है इस बात का। एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट टू पीडीज ओनली का मतलब है कि एसडीज आपस में नहीं बात करते एक दूसरे से, बस पीडीज को सपोर्ट देते हैं। चले, सवाल करते हैं। है जी, इसके नीचे थोड़ा सा आगे करके, तो इसी के नीचे ही है, बस अब चल रहा है इसके नीचे। जिनके पास पास पेपर्स हैं प्रिंटेड या वैसे किसी और कॉलेज की बुक में है, तो उसमें आ जाइए आप। स्प्रिंग 2014
का क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रिंग 14 क्वेश्चन नंबर 2, और पैक की बुक में ये होगा पेज 54 था शायद। देखिए अल्फा लिमिटेड के नाम से सवाल होगा। 54 पैक की बुक में क्लास वर्क 2 है, पेज 54, अल्फा लिमिटेड के नाम से, स्प्रिंग 2014 क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं सवाल, पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं। यार मैं ऐसे आप लोगों को ज्यादा काबिल समझता था, लेकिन गार्डन टाउन कैंपस का जो मेरा सेक्शन है उसमें टेस्ट भी ज्यादा लोगों ने दिया, पास भी तकरीबन सारे ही हो गए, 21 नंबर भी कोई 10 12 15 लोगों के थे। हैं आप लोग वहां पर हैं, मार्च से पहले हो जाना बस ये। शक्लों से लग नहीं रहा है कि सवाल पढ़ रहे हैं। नहीं, ऊपर वाला टेबल अलग है, नीचे वाला टेबल अलग है। अच्छा, ये टेबल जो बना हुआ है ना, इसको समझें, ये पहले जो टेबल का ऊपर वाला हिस्सा है ये सब रुपीस हैं, ये सब कॉस्ट्स हैं। उसके बाद है अदर डाटा, अब वो सारा रुपीस नहीं है, उसमें कोई आवर्स हैं, कोई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, इसलिए नेट बुक वैल्यू के साथ रुपीस दोबारा लिखा हुआ है। हाँ जी, सवाल पढ़ लें तो मैं शुरू करूं सॉल्व करना। 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और जिनको लग रहा है कि 5 हैं तो टोटल डिपार्टमेंट नहीं है, टोटल तो टोटल है। तो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और पीडी एसडी कौन कौन से? पहले 3 पीडीज हैं, कैसे पता? एक तो नाम से भी पता लग रहा है, एक तो नाम से भी आइडिया हो जाया करेगा, मेंटेनेंस कभी भी पीडी नहीं होता। और उसके अलावा रिक्वायरमेंट में देखें, मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग, इन तीनों के ओएआर मांगे हुए हैं। तो ये 3 पीडीज हैं और एक मेंटेनेंस जो है ये एसडी है। और ओएआर कब कैलकुलेट होता है? साल के शुरू में ना, इसलिए देखें सारा डाटा बजटेड है, ये सब स्टार्ट ऑफ द ईयर के ऊपर ये सारा डाटा अवेलेबल है जो कि एस्टिमेटेड है, तो ये सब बजटेड इंफॉर्मेशन है। 2 हिस्से हैं इस टेबल के, एक में खर्चे बताए हुए हैं, कॉस्ट, वो सारे रुपीस हैं, और उसके अलावा अदर डाटा बताया हुआ है। ये अदर डाटा क्यों बताया होगा? वो जो रेशियोज है ना, जो मैंने कहा था किसी रेशियो में बांटा, ये उसके लिए बताया हुआ है। अब इसमें से कौन सी रेशियो यूज करनी होती है ये आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा आइडिया, बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, हो जाएगा प्रैक्टिस से आइडिया। और लास्ट पैराग्राफ को भी छोड़ते हैं। तो करना क्या है कि आपको खर्चे दिए हुए हैं और हर पीडी का ओएआर निकालना है। तो अब ओएआर निकालने का तरीका कि सारी सवारियां पीडीज में बिठा लें, फिर सबका न्यूमरेटर मिल जाएगा और अब हर एक का अलग अलग ओआर निकल आएगा। इसको करने के लिए ना एक टेबल बनाना पड़ता है, और उस टेबल में कॉलम कितने बनाएंगे? नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स प्लस 3, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स प्लस 3, तो 7 कॉलम बना देते हैं। एक कॉलम अंग्रेजी का जिसमें खर्चे लिखने होंगे, उनको आप ओवरहेड्स कह दें, आइटम्स कह दें, ये अंग्रेजी जो जो खर्चे लिखने उनका नाम। फिर एक बेसिस जो एक्चुअली वो रेशो है, और एक टोटल। उसके अलावा जितने डिपार्टमेंट्स हैं क्या क्या है? मशीनिंग है, असेंबलिंग है, फिनिशिंग है, और मेंटेनेंस है, और ये सब रुपीज इन थाउजेंड्स हैं। ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन 2 स्प्रिंग 14।
अच्छा, मैंने इस सेक्शन में बता दिया हुआ है कि इन्वेंट्री पैक की बुक में 2 चैप्टर मर्ज हुए हैं, तो आपने जितने सवाल करा दिए वही काफी हैं। ठीक, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमने सारे कर लिए हैं पास्ट पेपर्स के। हर चैप्टर के मैं 100% पास पेपर्स कराऊंगा नहीं, टाइम नहीं है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है हम कर चुके होंगे क्लास वर्क होमवर्क मिला के। करना क्या है जी, क्या करने लगे अभी? 3 पीडीज, इन तीनों पीडीज का ओआर निकालना है। तो उसके लिए न्यूमरेटर क्या इकट्ठा करना है? सारे ओवरहेड ना। तो अब इनके जो अपने अपने ओवरहेड दिए हैं वो तो चलो दिए हुए हैं, उसके अलावा कॉमन खर्चों को पहले सब में बांटेंगे, और जब सब में बांट चुके होंगे तो फिर एसडी को भी इन्हीं तीनों में बांट लेंगे, तो हमारे पास ओएआर का फाइनल न्यूमरेटर आ जाएगा। तो सारे खर्चे तरतीब से लिखते जाते हैं। सबसे पहले जी डायरेक्ट वेजेस लिख लूं डायरेक्ट वेजेस। हम लोग ओएआर निकाल रहे हैं, ओएआर, तो हम ओवरहेड्स कर रहे हैं, ओवरहेड्स, तो डायरेक्ट वेजेस नहीं है। आगे इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस बांटनी पड़ेंगी कि बांटी दी हुई है? तो फिर ये गिवन है। कितनी है मशीनिंग में? 46, असेंबली में 27, फिनिशिंग 36, मेंटेनेंस 137, और टोटल भी इखलाकन कर ही लें 246। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल लिख दूं? नहीं, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, और ये भी गिवन है। मशीनिंग में 68, असेंबली 18, 36, 91, और टोटल 213। आगे पावर। अच्छा, अब ना ये जो बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दे रहे होते हैं, अच्छी बात है, शाबाश, लेकिन अभी फौरन जवाब नहीं देना, बाकी लोगों को भी सोचने देना। सब पावर कहते हैं हैवी बिजली को, ये जो हाई वोल्टेज मशीनों की बिजली होती है ना, इसको पावर कहते हैं। और पंखे लाइटों वाले के लिए आपको लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली का वर्ड यूज होगा। तो पावर से मुराद है मशीनों वाली बिजली। अभी सब फौरन नहीं बोलना। 2465 टोटल दिया हुआ है, अब इसको हमें बांटना पड़ेगा, तो अभी फौरन ना बोलिए, सब लोग सोचें जरूर कि इसके लिए अवेलेबल में से बेस्ट रेशो क्या लगती है। सोचें सारे के सारे। जी, फ्लोर एरिया, क्यों फ्लोर एरिया? पावर है मशीनों की बिजली। हाँ जी, मशीन आवर्स। क्यों मशीन आवर्स? क्योंकि जितनी ज्यादा देर मशीनें चलेंगी उतनी ज्यादा देर उनकी बिजली कंज्यूम होगी। तो अवेलेबल में से बेस्ट इस वक्त मशीन आवर्स है। अच्छा, साथ साथ जो किसी और को जरा भी डाउट हो ना किसी आइटम पे, तो वो भी मुझे पूछिएगा ताकि मैं उस डाउट को क्लियर करूं। पावर मशीनों की बिजली को कहते हैं, तो पावर के लिए मशीन आवर्स ही रेशो सबसे बेहतर है? तो इसको हम बांटेंगे मशीन आवर्स की रेशो में, और पेपर मार्कर को बस इतना बता देंगे कि ये जो पावर की फिगर तुमने दी हुई है 4 क्या है, ये हम मशीन आवर्स की रेशो में बांटने लगे हैं बस, और बस फिर बांट के बता देंगे। बांटे, मशीन आवर्स की रेशो में बांट दीजिए। खर्चा किसी रेशो में बांटना हो तो जिसकी रेशो में बांटना है उन सबका टोटल से डिवाइड, और जिसको बांटना है उससे मल्टीप्लाई। है भाई जवानों, रेशो में बांटना आता है कि नहीं? सच्ची सच्ची नहीं आता तो बताएं, मैं बता देता हूं आगे। नहीं, चले बता देता हूं। अरे मासूम लोग भी हो सकते हैं कोई। मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस, इनमें मशीन आवर्स कितने हैं? 40,000, इधर 2,000, 3,000, 0, 45। 465 को इन रेशियोज में बांटना है, तो जिनकी रेशियो में बांटना है इस अमाउंट को टोटल से डिवाइड।
सर नासिर अब्बास सीए के स्टूडेंट्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रेशो निकालना बता रहे हैं। 465 जिनकी रेशो में बांटना है, उन रेशो के सम से डिवाइड, यानी 465 के इतने टुकड़े कर लिए, इतने टुकड़े मशीनिंग के, इतने टुकड़े असेंबली के, इतने टुकड़े फिनिशिंग के, इतने मेंटेनेंस के। तो जिसकी रेशो में बांटना है रेशो से डिवाइड और हर एक की रिस्पेक्टिव रेशो से मल्टीप्लाई। तो 465 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 40,000, 41 चलें काफी है। दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 2000 जी 21, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस 31। जी रेशो में बांटना ओके। अगला खर्चा लाइट एंड हीट, ये होते हैं, ये पंखी लाइटें। अच्छा, आप इसको समझने के लिए ना आप ये कैंपस की मिसाल ले लें, और ये जो क्लासरूम्स हैं सारे समझें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ। तो इस पूरे कैंपस की बिजली का बिल, ये पंखे लाइटों वाला बिल, ज्यादा किस क्लासरूम को चार्ज होना चाहिए? जो ज्यादा बड़ी क्लास है, क्योंकि जितनी ज्यादा जगह होगी उतनी ज्यादा पंखे लाइटें होंगी। तो लाइट एंड हीट के लिए अवेलेबल में से बेस्ट क्या लग रहा है? फ्लोर एरिया। अच्छा, किसी को लग रहा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिजली पे तो नहीं चल रहे? नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा लाइटें पंखे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना। हो सकता है छोटा कमरा हो, अब उसमें बड़ी बड़ी मशीनें ना हो, छोटी छोटी मशीनें हो, तो उसमें ज्यादा लोग हों, पंखे लाइटें दो ही काफी हैं। लेकिन हो सकता है कमरा ज्यादा बड़ा हो, लोग सिर्फ 10 हो उसके अंदर, तो कमरा ज्यादा बड़ा होगा तो पंखा लाइटें ज्यादा होंगी। तो इसलिए इसका बेस्ट ताल्लुक जो है ना वो जगह के साथ है। जितना बड़ा कमरा होगा उतनी ज्यादा पंखे लाइटें होंगी। तो फ्लोर एरिया कितना है टोटल? 46। इसको फ्लोर एरिया 1023 आंसर बता रहे हैं? अच्छा अच्छा, फ्लोर एरिया 1400 300 300, तो 2000 से डिवाइड और हर एक के रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई। तो इधर क्या आ गया? 23 9 7 7। बस वो 1000 में खैर है, बस पॉइंट में लिखना लिख लें, बिल्कुल लिख लें, कोई मसला नहीं, मेरा नहीं दिल लिखने का। लाइट एंड हीट एरिया पे ओके। अगला खर्चा डेप्रिसिएशन। हाँ जी, डेप्रिसिएशन मशीन आवर्स। अच्छा, मशीन आवर्स जिनको लगता हो, क्यों है? हाँ अच्छा, तो मशीन आवर्स होना चाहिए। अच्छा, नेट बुक वैल्यू होनी चाहिए। देखें, मशीन आवर्स की बेस पे बांटना तो तब मुनासिब हुआ ना अगर आवर्स मेथड है। तो क्या डेप्रिसिएशन का आवर्स मेथड ही होता है? और भी हो सकते हैं मेथड, तो और भी हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू तो डेप्रिशिएट होती है ना। तो जितने ज्यादा वैल्यू के एसेट्स होंगे जिस डिपार्टमेंट में, उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी। तो इसलिए मशीन आवर्स से ज्यादा बेहतर नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। जितने ज्यादा वैल्यू के एसेट्स हैं उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन है। तो इसलिए लास्ट लाइन टेबल की लास्ट लाइन, नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा रुपए के एसेट्स हैं उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन है जी। तो डेप्रिसिएशन को बांट देते हैं नेट बुक वैल्यू की रेशो में। कितनी है टोटल डेप्रिसिएशन? 108। तो नेट बुक वैल्यू की रेशो में बांट दें। 62 है, 25 9 12। ये देखते रहना पूरे हो भी रहे हैं कि नहीं। ये 108 हो रहा है? 21। हाँ ठीक। रेंट एंड रेट्स, किसका रेंट? बिल्डिंग का। क्या पता मशीनें रेंट में हो। बाय डिफॉल्ट ना रेंट वैसे बिल्डिंग का ही होता है, वरना तो मशीनों का भी हो सकता है, लेकिन इसको और पक्का कर दिया रेट्स के वर्ड ने। रेट्स प्रॉपर्टी टैक्स टाइप चीज होती है, तो रेंट एंड रेट्स ये बिल्डिंग ही के होते हैं जी। पूरी फैक्ट्री बिल्डिंग का किराया है, तो किस डिपार्टमेंट का कितना हक होना चाहिए, कितना हिस्सा होना चाहिए उसमें? बिल्डिंग का किराया है, और किराया जगह का किराया होता है।
तो किराए को किस बेस पे बेस्ट बांटना है? फ्लोर एरिया। जिस डिपार्टमेंट ने जितनी जगह घेरी हुई है, तो रेंट को बांट देंगे फ्लोर एरिया पे। जी 114। अच्छा, जो बच्चे ये ध्यान रखेंगे ना कि किस आइटम की क्या बेस है, हमें इतनी सारी बेसिस कैसे याद रहेंगी, तो उनको नहीं रहनी याद, क्योंकि आप इस बात पे परेशान हो रहे होंगे कि कैसे पता चलेंगी इतनी सारी बेसिस। आप सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल डाटा में से उस खर्चे का बेस्ट रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर लें। बिल्डिंग का किराया है, किराया जगह की कीमत होती है, तो जिस डिपार्टमेंट ने जितनी ज्यादा जगह घेरी हुई है उतना ज्यादा किराया उस डिपार्टमेंट को चार्ज होना चाहिए, इसलिए फ्लोर एरिया। इस लिस्ट में से कोई अभी तक किसी पॉइंट पे फंसा हो, या किसी को ये समझ ना आ रहा हो कि गिवन कौन सी रेशो होती है? ये पहली दो लाइनें गिवन थी, इस रेशियो में कोई इख्तलाफ नहीं, हमेशा नहीं। हमने ना अवेलेबल में से बेस्ट लेना है। हो सकता है सवाल में नेट बुक वैल्यू दी ना होती, फिर मजबूरन हमें मशीन आवर देने पड़ते हैं, तो इसलिए ये अवेलेबल में से फैसला करना पड़ेगा। जी क्या क्या क्या? हाँ हाँ, कितने टाइम के बाद होती है? नहीं, ये लास्ट पैराग्राफ छोड़ें, भी मैं समझाता हूँ। टेबल के अंदर नहीं हुई, हम आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं ना, अभी हम टेबल के अंदर हैं। रेंट तक ओके, वेयर हाउसिंग कॉस्ट। अच्छा, ये आंसर क्या बना? 57 23 1717। लास्ट वेयर हाउसिंग कॉस्ट। क्यों भाई? डायरेक्ट लेबर आवर्स क्यों? फ्लोर एरिया क्यों? फ्लोर एरिया किधर है? वेयर हाउस किधर है? वेयर हाउस, हाँ जी, फैक्ट्री में वेयर हाउस किधर है? अगर फैक्ट्री में वेयर हाउस होता तो स्टोरेज का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है बकायदा, तो उधर कॉलम आ जाता स्टोरेज का, तो नहीं है फैक्ट्री में वेयर हाउस। वेयर हाउसिंग कॉस्ट कहते हैं मटेरियल को संभाल के रखने के ऊपर खर्चा। जैसे एक तो है ना कि कहीं स्टोर में रखना है, उसके अलावा संभालने का कोई खास खर्चा भी हो सकता है, कोई खास केमिकल लगा के रखना पड़ सकता है, किसी खास प्लास्टिक में लपेट के रखना पड़ सकता है। वो जो पेटी में अम्मी रजाइयां रखती हैं, तो उन रजाइयों में वो गोलियां भी डाल रही होती हैं। किस लिए डाल रहे होते हैं गोलियां? हाँ जी, को कीड़ों से बचाने के लिए, चूहों से बचाने के लिए। तो अब वो खास केमिकल रखना पड़ रहा है। इसी तरह से कुछ चीजें स्टोर करने के लिए हो सकता है कोई केमिकल लगा के रखना पड़ता हो, वरना खराब हो जाएंगी चीजें। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट कहते हैं कि जो मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा है। तो किस बेस पे बांटे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को नहीं मसाले लगा के रखना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्यों भाई? हाँ जी, क्यों फ्लोर एरिया है? तो पूरे डिपार्टमेंट में फैला होगा, तो मशीनें भी हैं इतनी सारी। मैंने कहा वेयर हाउसिंग कॉस्ट है मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा, कोई केमिकल लगा के रखने का खर्चा, कोई प्लास्टिक में लपेट कर रखने का खर्चा। एक है अलग से कोई स्टोर होता, तो वो तो नहीं है क्योंकि फैक्ट्री में स्टोर होता। हो सकता है कहीं किसी और के स्टोर में रखवाते हो और वो उसके पैसे लेता हो। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट कहते हैं मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा। नेट बुक वैल्यू एसेट्स की क्यों है? अच्छा, प्रोडक्ट्स नहीं बने ना, अभी फैक्ट्री के अंदर है, प्रोडक्ट्स तो बाहर निकल जाते हैं। मैं बार बार कह भी रहा हूं, मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा। भाई जिस डिपार्टमेंट का जितना ज्यादा मटेरियल होगा, वो नेट बुक वैल्यू तो फिक्स्ड एसेट्स की है ना, प्लांट, इक्विपमेंट, एसी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये है फिक्स्ड एसेट्स। जितना ज्यादा जो डिपार्टमेंट मटेरियल इस्तेमाल करता होगा, वही डिपार्टमेंट ज्यादा मटेरियल संभाल के रखता होगा। तो किस रेशियो में बांट दें? डायरेक्ट मटेरियल फिर फ्लोर एरिया। दोबारा समझे भाई, वेयर हाउसिंग कॉस्ट मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा है। इसका फ्लोर एरिया से ताल्लुक तो तब हो जब पूरे खिलार के पूरे फ्लोर के ऊपर मटेरियल फैलाया हो। थोड़ा फैक्ट्री को इमेजिन करके देखें, एक फैक्ट्री का डिपार्टमेंट है, मशीनिंग डिपार्टमेंट है, मशीनिंग होंगी पूरे डिपार्टमेंट में।
असेंबली है, फिनिशिंग है, सब प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है अंदर। पूरे फ्लोर पे फैलाया होगा सारा मटेरियल है, जिसका जितना ज्यादा बड़ा फ्लोर है उतना ज्यादा मटेरियल फैला हुआ है। ऐसा होगा नहीं, सेंस नहीं बनती। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा। अब वो मटेरियल यहीं इन्हीं कमरों में रखते हैं या कहीं पर किसी और के स्टोर में रखवाते हैं, जहां भी रखवाते हैं उनको संभाल के रखने का खर्चा है। जो अभी मैंने तो बोल भी दिया था यार, फिर सब, जिसका जितना ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल होगा तो वो उतना ही ज्यादा मटेरियल संभाल के रखा करेगा ना। तो जिसका जितना ज्यादा मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की रेशो में बांट देंगे। ऊपर टेबल में तीसरी लाइन में आ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में कह रहा हूं बांट देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंट जितना ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करेगा वही उतना ज्यादा मटेरियल संभाल के रखा करेगा ना। वेयर हाउसिंग कॉस्ट है मटेरियल को संभाल के, मैंने सवाल पूरा करना है ये, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा। चलो कोई केमिकल लगा के रखने का खर्चा, कोई प्लास्टिक में लपेट के संभालने का खर्चा। तो जो जितना ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करता होगा वही उस मटेरियल को ज्यादा संभाल के रखता होगा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कोई मटेरियल ही इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उनको कोई मटेरियल संभाल के रखने की भी जरूरत नहीं है। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा। कोई केमिकल लगा के, कोई खास प्लास्टिक में लपेट के, कोई पन्ने में लपेट के, ये सब संभाल के रखने का खर्चा है वेयर हाउसिंग कॉस्ट। तो इसके लिए बेस्ट अवेलेबल हो गया कि जिसका जितना ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल होगा वो उतना ही ज्यादा मटेरियल संभालेगा ना, या जिसके ज्यादा बंदे होंगे वो उतने ज्यादा मटेरियल संभालेगा, जिसकी जगह जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा मटेरियल संभालेगा। तो जो जितने ज्यादा मटेरियल को इस्तेमाल करेगा उतना ज्यादा वो मटेरियल संभाल के रख रहा होगा। हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा सा जगह पर लेदर पड़ा होगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, रॉ मटेरियल स्टोर करना है तो उसको स्टोर। अच्छा, तंदूर पे रोटी लेने गए हूं कभी, तो एक डिपार्टमेंट कर लेते हैं उसमें जिसने आटा संभाल के रखना है, और जब उसको आटे के डिमांड भेजेंगे तो वो आटे की बोरी आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये एक स्टोर्स डिपार्टमेंट हो गया। फिर उसका एक डिपार्टमेंट होगा, अब होंगे दो ही बंदे लेकिन समझा रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग। एक डिपार्टमेंट होगा जिसने आटे को गूंदना होगा। अच्छा, अब वो जब आटे को गूंद लेगा तो वो जब गूंद रहा होगा तो वो बहुत सारा सा एक गूंदा हुआ मटेरियल होगा, वही सारा उठा के तंदूर में फेंक देंगे, है? फिर क्या होगा? पेड़े बनाएंगे उसके। अब एक और डिपार्टमेंट है जिसने पेड़े बनाने हैं, तो जिसने आटा गूंद के रखा हुआ है वो कुछ देर तो आटा गूंदा रखना ही है ना अपने पास। फिर उसको जब कहा जाएगा पेड़े बनाने तो फिर वो उनके पेड़े बना बना के आगे डिपार्टमेंट को देगा। अच्छा, अब अगले डिपार्टमेंट के पास पेड़े रखे हुए, सारे के सारे पेड़े फौरन तंदूर में फेंक दिए? नहीं, उसने पेड़े अपने पास स्टोर करके रखे हैं। फिर उसको रोटी की डिमांड आएगी तो उसने पेड़े को रोटी की शक्ल में बेलना है, फिर वो अगले प्रोसेस में जाएगा जिस बंदे ने उसको गद्दी पे लगा के तो तंदूर में लगाना है। तो हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ देर के लिए तो मटेरियल किसी भी शक्ल में है तो मौजूद है ना, उसको किसी तरह से संभाल के रखना। कोई गीला कपड़ा देके तो रखना है उस गूंदे हुए आटे के ऊपर। तो हर डिपार्टमेंट में किसी ना किसी शक्ल में मटेरियल हो, कुछ देर के लिए तो मशीनों के साथ रखना होगा। टब में रखा होगा तो टब से निकाल के जब मशीन में डालना है तो कुछ देर तो टब में है ना। तो हर डिपार्टमेंट में मटेरियल को संभालने का खर्चा ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट है। अच्छा, ये जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है ना, ये आइंदा किसी सवाल में इस तरह से नहीं है मुश्किल। वेयर हाउसिंग कॉस्ट को दबा करें, बाकी चीजों पे कुछ समझने में इख्तलाफ है तो बताएं, क्योंकि मैंने पूरा करना है ये सवाल वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा। अब ये सवाल आप घर जाके दोबारा करेंगे, भी पूरा नहीं हुआ, मेरे इख्तितामी कलमात नहीं है, ये घर जाके सवाल दोबारा करिएगा, फिर दिमाग लगाइएगा इस पे, फिर कल दोबारा पूछ लेना। फिर मैं कल यही कह दूंगा कि कल बता तो दिया था। वेयर हाउसिंग कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल की रेशियो में बांट दें। कितनी है वेयर हाउसिंग कॉस्ट? 98। अच्छा, यहां पर एक जज्बाती सा धोखा हो सकता है, वो ये हो सकता है कि डायरेक्ट मटेरियल की रेशियो में क्यों बांट रहे हैं, ये कोई एफओएच थोड़ी है। तो फ्लोर एरिया एफओएच होता है, गिवन एक एफओएच होता है, मशीन आर एफओएच होता है, फिक्स्ड एसेट्स की नेट बुक वैल्यू एफओएच होता है। ये तो है कि इनकी रेशियो में बांटना है, किसको बांटना है, ये है एफओएच। तो इन एफओएच को इस रेशियो में बांट रहे हैं। हो सकता है कोई खर्चा ऐसा होता है जो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशियो में बांट रहे होते, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एफओएच होते हैं।
ये तो हमने एक रेशो की बेस लिखी है यहां कि किसकी रेशो में बांट रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल को यहां लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये एफओएच नहीं है तो यहां क्यों लिखा है, ये तो एक रेशो के तौर पे लिखा है यहां। बांटे 83 11 प्राइमरी अपोर्शनमेंट हो गई, सारे ओवरहेड्स बांट दिए, टोटल करें 7 52 134 140 264। ओआर किन के निकलने हैं? इन तीन के। इनके पास गाड़ी नहीं है, इनकी सवारियों का क्या करना है? इनको इधर लाना है, और इसको इधर लाना है तो उसको प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि यहां से निकालने हैं तो माइनस कर देंगे और जिनमें लिखना है वहां ऐड कर देंगे। अब इस 264 को इनमें बांटना है, किस रेशो में? लास्ट पैराग्राफ जी, पूछा है कुछ? टोटल ठीक नहीं है? कौन सा टोटल ठीक नहीं है? ठीक है, रिक्वायरमेंट से ऊपर लास्ट लाइन, रिक्वायरमेंट से ऊपर लास्ट लाइन, 80% of the maintenance department's time is used in the maintenance of machines। यानी लास्ट में लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट काम करता क्या है? ये काम करता है दो तरह के, मशीनों की मेंटेनेंस करता है और बिल्डिंग की मेंटेनेंस और सफाई करता है। ये लास्ट पैराग्राफ पे लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है। इसका मेन काम है मशीनों की मेंटेनेंस करना। इसकी सारी मेहनत में से 80% मेहनत मशीनों की मेंटेनेंस के लिए है और 20% मेहनत बिल्डिंग की सफाई और मेंटेनेंस के लिए। अब इससे क्या हिंट मिल रहा है कि इस 264 का 80%, अब अच्छा ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट हो गई, सारे खर्चे 4 डिपार्टमेंट्स में आ गए। अब अगला काम इस 264 को यहां से शिफ्ट करना है और इन 3 में बांटना है। इसके लिए नाम लिख लें तो अच्छी बात है, ना भी लिखें कोई मसला नहीं, ये हम सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करने लगे हैं। 80% बांट रहा हूं मैं, पहले मेंटेनेंस का 80% बांटने लगा हूं। कितना? 211 बांटना है तो यहां से निकाल देते हैं और इन तीनों में बांट देते हैं। अच्छा, अब इन तीनों में किस रेशियो में बांटे? क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से कि 80% टाइम मशीनों की मेंटेनेंस में है, सिर्फ मशीनिंग में। ये 80% सारा मशीनिंग में डाल दें। भाई मशीनों की मेंटेनेंस, मशीनिंग डिपार्टमेंट की मेंटेनेंस नहीं कह रहा, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। तो किस रेशियो में बांटना बेस्ट लग रहा है? इक्वल बांट दें मतलब मामला ही खत्म, इक्वल बांट दो, ये टॉपिक ही बर्बाद, इक्वल बांट दें सब। जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा देर मशीनें चलेंगी उतनी ज्यादा मेंटेनेंस होगी, तो अवेलेबल में से बेस्ट मशीन आवर्स है। कुछ समझ नहीं आ रहा? मशीन आवर्स हैं कि मशीनें कितनी कितनी देर चलेंगी, तो मशीनों की मेंटेनेंस ज्यादा किसके हिस्से में आनी चाहिए? जिनमें ज्यादा मशीन आवर्स चल रहे होंगे। तो इसको बांट देंगे मशीन आवर्स की रेशो में। यहां हम बताएंगे कि हम ये मशीन आवर्स की रेशो में बांटने लगे, तो बांट दें। 211 को मशीन आवर्स की रेशो में बांटिए, 188 9 14 हो रहा है पूरा। हाँ। और 20% मेहनत किस बात की है इनकी? अदर नहीं, बिल्डिंग की सफाई और मेंटेनेंस के लिए। कितना है 20%? 53। ये मेहनत बिल्डिंग की सफाई के लिए, तो किस डिपार्टमेंट को कितना जाना चाहिए? किस बेस पे बांटे? फ्लोर एरिया, क्योंकि बिल्डिंग की सफाई है तो जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा एरिया बिल्डिंग का घेरा हुआ है वहां ज्यादा सफाई होगी, है ना? तो इसको बांट देते हैं फ्लोर एरिया की रेशो में। बांटे। हाँ जी, 27 एक जज्बाती आंसर है, 26 पॉइंट समथिंग मजीद जज्बाती आंसर है। हाँ ये तो आपने सोचना है। (31) इधर 12 9 तो पूरा नहीं होगा, ये तो 53 नहीं होगा।
10। कैसे? रेंट कितना बांटा था? 114। ये किस में बांटा था? मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस। इसका एरिया 1000, इसका 400, इसका 300, इसका 300। इन चारों में बांटा था, तो 2000 से डिवाइड और इनसे मल्टीप्लाई। 53 को किस में बांटना है? इनमें बांटना है। इसमें दोबारा थोड़ी बांट देना है। हम एसडी के खर्चे को पीडीज में बांट रहे हैं, फिर से थोड़ी एसडी को बांट रहे हैं। तो इसको जब इन तीनों को बांटेंगे तो अब डिवाइड बाय 2000 नहीं है, अब डिवाइडेड बाय 1700 है, क्योंकि इसको इन तीनों की रेशियो में बांटना है। तो इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई। और ये ओवरहेड्स बंट गए, ये 0 हो गया, ये बन गया 971 है जी, 155164। अच्छा, ऐसी एक नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं, कोई कैलकुलेट कर दे, इन तीनों का टोटल करें, इन तीनों का 1 2। अच्छा, अब कोई मुझे कैलकुलेट कर दे जो सवाल में एफओएच दिए हैं उन सबका टोटल कर दें, यानी आप क्वेश्चन में जो एफओएच दिए हैं, यानी टोटल कॉलम में, क्वेश्चन में जो टोटल कॉलम में सारे एफओएच की फिगर्स आ रही हैं उन सबको ऐड कर दें। एफओएच को ऐड करना, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ना कर देना। 1 2। ये क्या हुआ? फैक्ट्री के सारे खर्चे इतने हैं, इस सारी मेहनत के बाद क्या हुआ? वो सारी सवारियां इन 3 गाड़ियों में बैठ गई आके। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे, कॉमन भी और एसडी वाले भी, वो सब हमने इन पीडीज में समेट लिए हैं। अब सारे खर्चे पहुंच गए पीडीज में, अब हर पीडी का एक ओआर निकल आएगा। किस बेस पे ओआर निकालना है? सवाल में कहां बताया? नहीं बताया। तो उसके लिए आप नोट लिख लें कि अगर नहीं बताया कि ओआर किस बेस पे, यानी रुपीस पर आर के, रुपीस पर मशीन आर के, रुपीस पर यूनिट, क्या अगर ओआर उन 6 में से कौन सा है, नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर आवर्स सबसे बेस्ट वही है। अगर आपको ओएआर उन 6 में से कौन सी बेस पे निकालना है नहीं बताया, बस कहा है ओएआर निकाल दें, तो जो बेस्ट बेस होती है सबसे ज्यादा मशहूर, वो डायरेक्ट लेबर आवर्स है। लेकिन इस डिपार्टमेंट पहले का नाम ही मशीनिंग डिपार्टमेंट है, तो इसको मशीन आवर्स पे, अदरवाइज सबके लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स। रिपीट कर रहा हूं, अगर नाम ही मशीनिंग डिपार्टमेंट है तो मशीन आवर्स ले लें बेस, अदरवाइज बेस्ट बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर आवर्स है। मैं ये बता रहा हूं कि सवाल में ओआर कैलकुलेट करने को कहा है और नहीं कहा कि उन 6 में से कौन सा वाला फार्मूला, तो बाय डिफॉल्ट आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स लेना है, सिवाय मशीनिंग डिपार्टमेंट के। उसमें क्या करना है? मशीन आवर्स। तो इसके लिए क्या बेस होगी? कितनी? डिनोमिनेटर क्या है इसका? 40,000। इसका डायरेक्ट लेबर आवर्स 8,000, इसके लिए 16,000। तो ये तीनों का ओएआर निकल आएगा। यही सवाल आपका होमवर्क है। 4 बज गए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।